ओके, सो आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू विद फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया था। फ्रिक्शन क्या चीज होती है, कैसे एक्ट करती है, ये सब बातें हम कर चुके हैं ना। दिख रही है, गुड। आवाज भी आ रही होगी आपको। तो फ्रिक्शन इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है। ठीक है कि फ्रिक्शन क्या चीज होती है। फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ contact force. Friction is a type of contact force and it arises due to normal reaction. Normal reaction वो भी एक तरह की contact force है। जब दो surfaces contact में आते हैं तब friction लगता है और normal reaction लगता है। ये बेसिक आपको बातें बताई थी। और क्या बताया था मैंने आपको, डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे आप फ्रिक्शन का। डू यू रिमेंबर कैसे डायरेक्शन डिसाइड करना बताया था कि फ्रिक्शन क्या चाहता है। फ्रिक्शन ऑलवेज वांट्स की रिलेटिव मोशन ना हो। दो ऑब्जेक्ट्स जो अभी एक दूसरे कांटेक्ट में आ चुके हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, तो उसकी टेंडेंसी को अपोज करना चाहता है फ्रिक्शन। हमेशा टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करना चाहता है फ्रिक्शन। ठीक है, ये तो फ्रिक्शन के बेसिक्स थे जो अभी कर चुके हैं। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पे चलूं तो कुछ चीजें जो आप लोगों के लिए और इसमें ऐड करी थी क्या थी। ये तो बेसिक डेफिनेशन था, एग्जांपल था कि ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो देखो ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है, नीचे स्लाइड करने की। अगर ब्लॉक नीचे स्लाइड करता रहेगा तो ये वेज का साथ छोड़ देगा, इस वेज का। और फ्रिक्शन क्या चाहता है, ये वेज का साथ ना छोड़े। तो ब्लॉक नीचे जा रहा है लेकिन फ्रिक्शन कहाँ फोर्स लगाएगा ब्लॉक के ऊपर, ऊपर की तरफ। तो ये देखो जो फ्रिक्शन फोर्स है, दैट्स व्हाई इट इज एक्टिंग अपवर्ड्स। ऊपर क्यों लग रही है, क्योंकि ब्लॉक फ्रिक्शन नहीं चाहता कि ब्लॉक नीचे जाता रहे और इस पॉइंट के बाद फिसल के अलग हो जाए। फ्रिक्शन नहीं चाहता। और नेक्स्ट में देखोगे अगर आप तो सिंपल वही है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है अगर ब्लॉक आगे स्लाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड होगा, ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या नहीं चाहता कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन हो, ये चीज को अपोज करना चाहता है। रिलेटिव मोशन अगर राइट साइड की तरफ हो रहा है तो फ्रिक्शन उसके लेफ्ट साइड की तरफ लग रहा है। हमेशा उल्टा नहीं रखता फ्रिक्शन, याद रखना। इट्स नॉट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, याद रखने का कि फ्रिक्शन जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है। इट्स ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसा मोस्टली आपको मिलेगा लेकिन नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो अगर मैं इसी में ही थोड़ा आगे बढ़ूं तो नेक्स्ट स्लाइड पे होगा आपका, यस, a rolling ball stops after some time. rolling ball कुछ टाइम बाद क्यों स्टॉप हो जाती है, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिंग द नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स इफ अगर चाहती है कि ये जो बॉल है ये राइट साइड की तरफ रोल करे, ये ऐसा एक्सटर्नल फोर्स चाहती है, एफ। ठीक है, एफ एक्सटर्नल। और फ्रिक्शन क्या चाहता है कि नहीं, बॉल और ग्राउंड, ये ग्राउंड पे बॉल रखी हुई, ये दोनों रेस्ट पे रहे, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। बॉल पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है राइट साइड की तरफ, तो फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो दैट्स हाउ द फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग ऑफ बॉल की रोलिंग बॉल स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। वही एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद है द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स व्हिच इज पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स को डिफाइन करने की एक और डेफिनेशन, फ्रिक्शन फोर्स को एक और किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बस ये देख रहा था किसी और ने ज्वाइन तो नहीं किया। देखो क्या लिखा है यहाँ पे सपना, कि कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या चीज है, कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट है। कांटेक्ट फोर्स कौन सी फोर्स होती है, जो दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से अराइज होती है। तो कौन सी दो फोर्सेस जो कांटेक्ट में आने से अराइज होती है, एक तो होती है नॉर्मल रिएक्शन और दूसरी कौन सी है, फ्रिक्शन। ठीक है, ये आपकी एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, एफ एक्सटर्नल, एफ ई एक्स टी एक्सटर्नल। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन फोर्स। ये पहली कांटेक्ट फोर्स और ये दूसरी तरह की कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कौन सी कांटेक्ट फोर्स इन दोनों में से सरफेस के पैरेलल है। विच ऑफ द कांटेक्ट फोर्स इज पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। कांटेक्ट में सरफेसेस कौन से हैं, एक तो ये ब्लॉक का नीचे वाला हिस्सा और ये ग्राउंड, ये आपका जो ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड इज इन कांटेक्ट विद द लोअर सरफेस ऑफ द ब्लॉक। तो ग्राउंड और ब्लॉक का लोअर सरफेस कांटेक्ट में है, इन दोनों के पैरेलल कौन सी फोर्स लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन या फ्रिक्शन। तो कोई भी देख के बता सकता है कि सर फ्रिक्शन जो है
सरफेस के पैरेलल लग रही है, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो 90 डिग्री पे लग रही है। अगर ये ग्राउंड है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ऊपर की तरफ लगती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये डिफरेंस है दोनों फोर्सेस में। कॉन्ट्रैक्ट फोर्स में एक कॉन्ट्रैक्ट फोर्स जो कि फ्रिक्शन है वो सरफेस के पैरेलल लगती है, ये आपका सरफेस है, और दूसरी कैसी लगती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन always acts perpendicular to the surface. Normal reaction is always perpendicular to the surface. ये नॉर्मल रिएक्शन आपका, ठीक। माइक्रोस्कोपिक व्यू इंटरलॉकिंग में बता चुका था। इंटरलॉकिंग इज बिटवीन इरेगुलरिटीज गिव राइज टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन असलियत में पैदा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो दो सरफेसेस हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इंटरलॉक कर जाते हैं। जैसे कि बुक और टेबल, बुक और टेबल दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। अब देखो, जब आप बुक के ऊपर टेबल को रखो, सॉरी टेबल के ऊपर बुक को रखोगे, उल्टा बोल गया मैं कि बुक के ऊपर टेबल, ठीक है। तो जब आप टेबल के ऊपर बुक को रखोगे तो होगा क्या कि जो बुक का लोअर सरफेस है, ठीक है, जो बुक की बैक साइड होगी, जो आपकी किताब के पीछे वाला जो जो कवर होगा आपका बैक कवर, जब वो टेबल के टॉप से फ्रंट सरफेस, जो टेबल का टॉप सरफेस है ना, उससे जब टच करेगा तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो बुक के अंदर ना कुछ ऐसे ग्रूव्स होंगे, बुक के सरफेस के अंदर और टेबल के सरफेस के अंदर ग्रूव्स होते हैं। ग्रूव्स आपको बताता हूँ मैं क्या होते हैं। जैसे ये इमेजिन करो आप, ये बुक का लोअर सरफेस है, ठीक है, ये बुक का लोअर सरफेस है। तो यहाँ पर ऐसे देखोगे तो ग्रूव्स होंगे, ऐसे 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 ऐसे, ये ग्रूव्स होते हैं। जो खाली जगह है ना बीच में, ये देखो, ये ग्रूव्स होते हैं, ग्रूव्स। और ये जो टेबल है ना, टेबल, इस टेबल के टॉप सरफेस पे भी ऐसे ऐसे टीथ होंगे, ऐसे टीथ होंगे, और टीथों के बीच में ऐसे ग्रूव्स होंगे। तो ये ग्रूव्स देखो आपस में ना जाकर के इस तरह से घुस जाएंगे। टेबल का ग्रूव और बुक के ग्रूव्स आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, पेनिट्रेट कर लेंगे और टाइट लॉक हो जाएंगे। उसे बोलते हैं इंटरलॉकिंग, ठीक है। जैसे कि आप अपनी फिंगर्स को लो, ठीक है, और उनके बीच में स्पेस बना दो, दोनों हाथों को आमने सामने कर लो और फिंगर्स के बीच में स्पेस बना दो। फिर आप क्या करो, राइट हैंड के फिंगर्स को लेफ्ट हैंड के फिंगर्स के बीच में स्पेस है उन दोनों उसमें इंसर्ट कर दो। जब वो अपनी राइट हैंड की फिंगर्स अपनी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स के स्पेस के बीच में इंसर्ट करोगे तो देखो एकदम इंटरलॉक हो गए ना, वो एक दूसरे से जुड़ गए एकदम टाइटली, है ना। वैसे आसानी से अलग नहीं कर सकते, फोर्स लगाना पड़ेगा। यही काम फ्रिक्शन फ्रिक्शन के केस में होता है, ठीक है। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, जस्ट अ मिनट सपना, अब मुझे बताओ अब तक समझ में आया। जब तक मैं आपको ये नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करूं तब तक आप मुझे उसमें लिखो चैट बॉक्स में, अब तक आपको फ्रिक्शन और ये सब क्लियर है। डेफिनेशन एंड ऑल में चैट बॉक्स ही देख रहा हूँ। ओके, समझ आया ना। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। हम्म, क्या बात कर रहे थे हम, क्लासिफिकेशन। मेरे को थोड़ा सा काम भी ना साथ साथ करना पड़ रहा है, तो इसीलिए मैं
प्रॉपर टेंशन नहीं दे पाया आपको। हाँ, अब क्लासिफिकेशन तो आप देख ही पा रहे होगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, किन तीन नामों में मैंने फ्रिक्शन को डिवाइड करा है। देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन एक नाम दिया मैंने, लिमिटिंग फ्रिक्शन दूसरा नाम दिया, और काइनेटिक फ्रिक्शन तीसरा नाम। इन तीन तरह के फ्रिक्शन होते हैं, फ्रिक्शन के टाइप्स होते हैं बेसिकली तीनों फ्रिक्शन फोर्स ही, लेकिन इसके अलग अलग नाम है। इसके अलग अलग नाम किस बेसिस पे, ये अब हम ये समझेंगे इनकी डेफिनेशन में, कि स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से अलग कैसे है, काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से अलग कैसे है, काइनेटिक और स्टैटिक आपस में अलग कैसे हैं। ठीक है, ये सब अभी समझते हैं। स्टार्ट करो स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन से। स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन अगर आप देखो तो पढ़ो तो क्या है, फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। इससे आपको क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं आया होगा, एकदम अंग्रेजी में ऐसी बस लिख के दे दी है डेफिनेशन। ठीक है। सॉरी बेटा, थोड़ा सा काम चल रहा है मेरा साइड बाय साइड। स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन से अभी कुछ समझ में नहीं आया ना, इसको इजी बनाता हूँ। देखो, एक वर्ड लिखा है पूरी डेफिनेशन में, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। लास्ट वाली लाइन में देखो स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या लिखा हुआ दिख रहा है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन क्या होता है, ये चीज क्या होती है, कि अभी दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो मूव नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लो मैंने किताब रखी हुई है टेबल के ऊपर, तो अभी किताब रखी हुई है, अभी मैंने किताब को टेबल के ऊपर स्लाइड करना या मूव करना स्टार्ट नहीं करा है। समझ रहे हो आप? जैसे ग्राउंड के ऊपर आप खड़े, आप अर्थ के ऊपर या अपने ग्राउंड में कहीं भी फ्लोर के ऊपर, अपने फर्श होगा ना घर में, फर्श के ऊपर आप खड़े हो। अब जब आप सिर्फ खड़े हुए हो, आप चल नहीं रहे हो ना, तो आपके और फर्श के बीच में, आपके पैरों के बीच में, आपके जो नीचे है ना तलवे होते हैं, है ना, योर सोल ऑफ योर फीट एंड द व्हाट योर फ्लोर ऑफ द रूम, जब उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसको बोलोगे स्टैटिक फ्रिक्शन। जो आपके पैरों के और आपकी फर्श के बीच में जो उस टाइम फ्रिक्शन है, जब आप सिर्फ खड़े हुए हो ना, आप चल रहे हो ना कुछ, आप बस फ्लोर पे फर्श पे खड़े हुए हो, ठीक है, उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट है उसे बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि अभी टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन की, अभी तक आपने चलना शुरू करा नहीं है, पर आप चल सकते हो। ठीक है ना, आप खड़े हो, आप तैयार हो चलने के लिए, आपने पर अभी चलना शुरू नहीं किया है, तो आपने रिलेटिव मोशन जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अभी तक आप मोशन में नहीं आए हो। ध्यान से समझना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप अभी तक मोशन में नहीं आए हो। तो अभी क्या है, सिर्फ टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन की, कि हो सकता है कि आप चलने लगो, लेकिन अभी चलना शुरू आपने करा नहीं है, अभी चलना शुरू नहीं करा, हो सकता है कर दो। तो उस स्टेज पे जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं, जब दो ऑब्जेक्ट्स जो कांटेक्ट में है एक दूसरे से, जिन दो ऑब्जेक्ट्स की सरफेस कांटेक्ट में है, जैसे आपका हाथ अगर आप टेबल के ऊपर रख दो, ठीक है, तो आपका आपकी पाम है ना, आपका हथेली और टेबल का सरफेस ऊपर वाला, ये जब तक आपने हाथ बस ऐसे रखा हुआ है तब तक इनके बीच में लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जैसे ही आप अपना हाथ टेबल पे मूव करोगे, स्लाइड करोगे, है ना, घिसाड़ोगे टेबल के ऊपर, ठीक है, तब जो फोर्स लगेगी, तब जो फ्रिक्शन होगा उसको स्टैटिक नहीं बल्कि उसे बोलेंगे काइनेटिक। ठीक है, अभी काइनेटिक के डेफिनेशन पे मैं आऊंगा, पहले स्टैटिक समझो। स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो दो ऑब्जेक्ट्स जो कि कांटेक्ट में है उनके बीच में लगता है, जब तक कि वो दोनों आपस में रिलेटिव मोशन में नहीं आए हो। ठीक है, दैट इज दे आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई भी एक दूसरा एक के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, बस रखे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, तब जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टैटिक मतलब रुका हुआ फ्रिक्शन। जब दो ऑब्जेक्ट्स रुके हुए हैं, बस रखा हुआ है एक दूसरे के ऊपर, चल नहीं रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, तो जब फ्रिक्शन लगेगा उसे बोलेंगे स्टैटिक, रुका हुआ। है ना, एक छोटा सा सेकंड पॉइंट में बस इतना बताया हुआ है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन कब क्या लिखा, बेसिकली लेस देन और इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन में बताता हूँ क्या होता है। बेसिकली फ्रिक्शन डिपेंडेंट नॉर्मल रिएक्शन पे होता है। फ्रिक्शन आप कैसे निकालते हैं? नॉर्मल रिएक्शन से ही निकालते हैं। जैसे कि ये बुक रखी हुई है, ये टेबल के ऊपर, ये टेबल है, बस मैंने ऐसी बना दी, ये टेबल है, ये बुक है, ठीक है। अब बुक में, बुक का वेट होगा, कुछ मास होगा बुक का, वो नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। तो वो mg क्या चाह रहा है कि ये बुक, बुक के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटी का फोर्स बुक के ऊपर लग रहा है नीचे की तरफ, mg, weight of the book is acting downwards, so what is the force of gravity doing? Force of gravity wants this book to penetrate the surface of the table. This is your table, top of the table, table top,
ग्रेविटी क्या चाह रही है? ग्रेविटी चाह रही है कि ये बुक जो है ना टेबल के अंदर धस जाए, इसके अंदर पेनिट्रेट करके नीचे निकल जाए, वो इतना इतना ज्यादा चाहती है। लेकिन टेबल क्या है? सॉलिड होती है, टेबल इज सॉलिड, इट डज नॉट अलाउ द बुक टू पेनिट्रेट इन इट्स surface. Okay, and in the reaction to this weight, the table applies a normal reaction upwards. ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका, नॉर्मल रिएक्शन क्यों लगता है, ये रिएक्शन में लगता है, ठीक है। बुक इज ट्राइंग, बुक प्रेशर डाल रही है टेबल के ऊपर कि मुझे पेनिट्रेट करके नीचे जाने दे अपने सरफेस से, है ना, दसना चाहती है वो। लेकिन टेबल सॉलिड है, सख्त है, टेबल मना कर रही है, जी नहीं, मैं नहीं अपने अंदर डिफॉर्मिटी आने दूंगी। डिफॉर्मिटी मतलब तुम मेरे ऊपर फोर्स ला के मेरे को दबा नहीं सकते ना। लकड़ी की टेबल होती है, मजबूत लोहे वगैरह की जो टेबल होती है, कांच की तो चलो यूं ही टूट जाएंगी, लेकिन जो आपकी स्कूल वगैरह में डेस्क होती है वो सब लकड़ी वुडन होती है, ठीक है। तो उसमें आप कितना भी फोर्स लगाओ, है ना, हाथ से लगाओ, पैर से लगाओ आप, ठीक है, वो आसानी से टूटेगा नहीं है, बिल्कुल आपको हथौड़ी लेके जोर जोर से मारना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपने प्रेशर का ज्यादा यूज कर लिया, जब हैमर यूज कर रहे हो तो आप प्रेशर इंक्रीज कर दे रहे हो, तो वो ब्रेक कर सकता है, लेकिन आप पेनिट्रेट तभी भी नहीं कर पाओगे सरफेस को, तो वो इतना सॉलिड होता है। वुड कितनी सॉलिड चीज होती है, लकड़ी तो बहुत सख्त होती है, ठीक है। इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को नॉर्मल रिएक्शन के से छोटा या उसके बराबर बताया गया है, ठीक है। कि जितना ज्यादा आप नीचे ट्राई करोगे, अंदर बुक ट्राई करेगी अंदर पेनिट्रेट करने का, उतना ज्यादा टेबल ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा उतना फ्रिक्शन बढ़ेगा, उतना इन दोनों के बीच में क्या बढ़ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, बुक नीचे दबना चाह रही है, टेबल ऊपर फोर्स लगा रही है, तो इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग हो रही है। अल्टीमेटली नॉर्मल रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरलॉकिंग, ठीक है। दोनों सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो रही है, जो भी पीछे पढ़ा है ना मैंने, वो हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन से। इसीलिए उस इंटरलॉकिंग फ्रिक्शन को ही जन्म देता है। तो जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स है वो डिपेंड किस पे करेगा, नॉर्मल रिएक्शन पे। तो ये छोटा सा रिलेशन है, इसको आगे जाके मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप याद रखें कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन एंड इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, ठीक है। कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने छोटी बुक रख दी, है ना, और तो उस पे जो है नॉर्मल रिएक्शन कम लगेगा, जबकि अगर मैं एक बड़ी बुक रख दूंगी तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो ज्यादा एरिया कवर करेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप छोटा सा एक टॉफी का वो रख दो, ठीक है, या आप इक्वल वेट का कोई बड़ी सी शीट रख दो, ठीक है। क्या समझाऊं आपको, एक वाटर बॉटल होती है ना, वाटर बॉटल भरी हुई, उसमें पानी का कुछ वेट होता है वाटर बॉटल में, तो या तो आप सिर्फ वाटर बॉटल रख दो टेबल के ऊपर, या फिर आप क्या करो, उतना ही इक्वल वेट का आप न्यूज़पेपर ले आओ, ठीक है, उतना ही इक्वल वेट का जितनी आपकी भरी हुई पानी की बोतल का वेट है, और उसको आप टेबल के ऊपर बिछा दो, ठीक है। तो दोनों ही केस में लगने वाला फ्रिक्शन बराबर होगा, क्योंकि फ्रिक्शन के रिस्पॉन्सिबल क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ना कि सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अगर आप पानी की बोतल टेबल के ऊपर रखोगे तो वो काफी कम एरिया टेबल का कवर करेगी, जबकि अगर आप न्यूज़पेपर को पूरा बिछा दोगे तो वो टेबल के ऊपर बिछ जाएगा, वो तो पूरी टेबल कवर कर लेगा। तो ऐसा नहीं है कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में अगर आप बढ़ा दोगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। इट इज सिंगल हैंडेडली डिपेंडेंट अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शन फोर्स। कुछ कहानी समझ में आई? काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन, जो मैंने बात अभी बोली सेम वही बात है कि काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में रिलेटिव मोशन कर रहे होंगे। जैसे वो आप देख पा रहे हो कि ग्राउंड के ऊपर अलमारी रखी है, देख रहा है ना फोटो में, ये ग्राउंड के ऊपर अलमारी रखी है और ये मैन इसे पुश कर रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अलमारी मूव कर रही है, पुश कर रहा है तो वो सरक रही है ना धीरे धीरे, द अलमीरा इज मूविंग on the ground, so so there is a sense of relative motion, okay, between the ground and the almirah. That is what we call this kinetic friction. इस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स अगर एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट में हैं, ठीक है, टच कर रहे हैं सरफेस और मोशन हो जाए तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फ्रिक्शन तब भी लगता है, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट्स मोशन में हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में या रेस्ट में हो, फ्रिक्शन दोनों केस में लगेगा, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जो बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन, जब दो ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन कर रहे हो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। जैसे कि आप ग्राउंड के ऊपर खड़े हो और आप चल रहे हो, जब आप ग्राउंड के ऊपर चल रहे हो तब भी फ्रिक्शन लग रहा है,
और जो चलते टाइम लगता है उसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, और जब आप सिर्फ रुके हुए हो एक जगह पे खड़े हुए हो उस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये फर्क है स्टैटिक काइनेटिक में कि जब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो, कि रिलेटिव मोशन होने की क्षमता है, हो सकता है पर अभी हो रहा नहीं है, उसे बोलते हैं टेंडेंसी। तब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन में जो लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है मूवमेंट कर रहे हो, बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन, ये फॉर्मूला देखो सेकंड पॉइंट पे, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में क्या था? लेस देन और इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में क्या है? इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये चीजें याद रखना, ये काम आगे आगे जाके अभी यूजफुल होंगी एक एक चीज। आज क्लास में कोई आया नहीं, मैं ज्यादा कवर इसलिए कराऊंगा नहीं, बट ठीक है थोड़ा बहुत। थर्ड पॉइंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट। ये फ्रिक्शन के लिए हमेशा याद रखना कि फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, की दोनों सरफेस का कितना एरिया एक दूसरे से टच हो रहा है इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कभी डिपेंड नहीं करता। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है कि सरफेस के बीच में कितनी अच्छी इंटरलॉकिंग है, ठीक है, जो कि डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की बात ये रही। सेकंड पॉइंट जो है दोनों केसेस में याद रखना कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है नॉर्मल डायरेक्शन से कम हो गया उसके बराबर होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कम बिल्कुल भी नहीं होगा, नॉर्मल डायरेक्शन के बराबर होगा, ठीक है। वापस से स्टैटिक फ्रिक्शन स्टार्ट होता हुआ, मैंने नई डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की। इट इज वेरिएबल रेसिस्टिव फोर्स व्हिच इज इक्वल एंड अपोजिट टू एक्सटर्नल फोर्स until it surpasses the threshold of motion when the slipping starts. Hmm. हाँ, सपना बताओ, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच का डिफरेंस समझ में आया? क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, समझ में आ गया? सपना कहाँ गए बेटा? क्लास में हो या चले गए? यस सर, क्लियर सर, ओके 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 ओके। बस बता दिया करो क्लियर है ना, तो मैं ढूंढता रहता हूँ। ठीक है, अब आपको डिफरेंस समझ में अगर मेजरली आ गया है, लेट्स मूव ऑन टू द फॉर्मूलाज। अब मैं आपको फॉर्मूलाज और क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूँ फिर। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, ठीक है।
सर डाउट तो आता ही नहीं है, होता ही नहीं है। पार्ट 8 में क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में है। देखो वो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में क्या बात करें, इट इज अ वेरिएबल रेसिस्टिव फोर्स। वेरिएबल मतलब जो कि चेंज होती रहे, जो कि फिक्स ना हो। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो कि फिक्स ना हो। तो फ्रिक्शन क्या है? एक तरह की रेसिस्टिव फोर्स है, रेसिस्ट करता है। किसको रेसिस्ट करता है? टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन को या उसकी टेंडेंसी को अपोज करता है, तो इट इज अ रेसिस्टिव फोर्स। ठीक है, एंड इट इज वेरिएबल। स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा। ये वेरिएबल रेसिस्टिव फोर्स क्यों है ये, which is equal and opposite to the external force until it surpasses the threshold of motion when the slipping starts। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि सपोज करो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है 2 kg का और एक ग्राउंड है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, सपोज करो मैं ब्लॉक पे यहां से फोर्स लगा रहा हूं, यहां पर मैं खड़ा हूं, ये मैं ब्लॉक को पुश कर रहा हूं राइट साइड की तरफ। ठीक है, एफ एक्सटर्नल इज राइट साइड, और फ्रिक्शनल फोर्स जाहिर सी बात है किधर होगा? पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि मैं ब्लॉक को ग्राउंड से पुश करके अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा हूँ, रिलेटिव मोशन ला रहा हूँ, तो फ्रिक्शन इनको अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन विल बी अपोजिट। ये होगी फ्रिक्शन की डायरेक्शन, फ्रिक्शन। अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में है, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, मैंने कैसे निकाला है हाइपोथेटिकल वैल्यू, ये आप मत पूछ, अभी इसमें मत पढ़ना। ठीक है, समझना क्या है आपको कि मैक्सिमम फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो 10 न्यूटन है। मैं कह रहा हूँ ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में। तो अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 3 न्यूटन लगाऊंगा, ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? इसे ध्यान से समझना। अगर मैं 3 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ ना बेटा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन लगेगा। ठीक है, अगर मैं 1 न्यूटन का लगाऊंगा एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन का, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कोई बात समझ में आ रही है? अगर मैं एक्सटर्नल सपोज करो यहाँ पर 8 न्यूटन का लगाऊं, 8 न्यूटन का फोर्स लगाऊं बाहर से, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? 8 न्यूटन। देख रहे हो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है? जितनी एक्सटर्नल फोर्स है ना, उसके हिसाब से अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आप स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ा रहे हो वैसे वैसे स्टैटिक, जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हो वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी? मैक्सिमम लिमिट तक। उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? 10 न्यूटन। तो अगर मैं 10 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगा दूंगा यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स, तो यहाँ से स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा 10 न्यूटन का मैक्सिमम। लेकिन अगर मैं इससे ऊपर जाऊंगा, अगर मैं फोर्स लगाता हूँ 15 न्यूटन की, ठीक है, तब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तब स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा 0। तब लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक क्या कर रहा है? ब्लॉक मूव कर रहा होगा। ठीक है, तब ब्लॉक मूव कर रहा होगा ग्राउंड के ऊपर। 5 न्यूटन की नेट फोर्स से एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? एक्सेलरेशन आप चलो ये सब बाद में निकालना, बट द मेन थिंग इज क्या आप ये समझो, मेन थिंग आप स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में ये सीखो कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टिंग होता है नेचर में। सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, सेल्फ एडजस्टिंग या वेरिएबल आप बोल सकते हो। वेरी क्या कर रहा है? वैल्यू वेरी कर रही है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बार बार वेरी कर रही है। किसकी, किसके रिस्पेक्ट में वेरी कर रही है? एक्सटर्नल फोर्स के रिस्पेक्ट में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वेरी कर रही है। ठीक है, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स लगा है बाहर से 3 न्यूटन का, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, एक मैक्सिमम लिमिट होती है। ठीक है, जो कि मैं आपको भी बताता हूँ नॉर्मल रिएक्शन से डिसाइड होता है कितना नॉर्मल रिएक्शन है और कितना आपका वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, वो दिया होगा क्वेश्चन में। उस हिसाब से आप जो है वैल्यू डिसाइड करोगे। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? 2 kg का अगर ब्लॉक है तो 2 kg का ब्लॉक है, 20 इज योर mg।
सेम विद नॉर्मल रिएक्शन में आपको 20 न्यूटन का होगा, ठीक है। और अगर आपको मैं फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दे दूं 0.5, तो आपकी फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस इनटू एन, ठीक है। तो एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी 0.5 इनटू 20, ठीक है, तो विच इज 10, ठीक है। 10 न्यूटन आपका ऐसे आएगा। अगर आप मुझसे पूछना कि सर फ्रिक्शन आपने 10 न्यूटन कैसे लिखा, तो उसकी कैलकुलेशन ये है। स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है म्यू एस एन, जहां पे आपका म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर 2 kg का ब्लॉक है और मैं बोलूं कि ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो 0.5 है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है वो क्या है 0.5, यानी 1/2। नॉर्मल रिएक्शन कितना है 20, आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन 20 है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 1/2, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? फॉर्मूला होगा स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने का म्यू इनटू एन, म्यू एस एन। म्यू एस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू 0.5 दी हुई है, नॉर्मल रिएक्शन जिसकी वैल्यू आपको 20 दी हुई है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। कितना स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, उसकी वैल्यू आपको मैक्सिमम कितना लग सकता है, उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला एक बार देख लो, डेफिनेशन दोबारा देख लो, और याद क्या रखना है आपको, स्टैटिक फ्रिक्शन आप जितनी एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उसके हिसाब से एडजस्ट होता रहता है और अपनी मैक्सिमम लिमिट तक जाता है, ठीक है। जिसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो जाता है, जीरो हो जाएगा, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। उसके बाद लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, तो मैक्सिमम लिमिट तक जाओगे, उसके बाद स्लाइडिंग मिलेगी, और जब जैसे ही स्लाइडिंग होगी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद। स्लाइडिंग समझते हो ना, जैसे मोशन में आएंगे उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद। तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे लग सकता है? इट इज इक्वल टू एफ एस मैक्स इज nothing but equal to normal reaction, maximum possible friction force between two surface just before the sliding begins। सेकेंड पॉइंट को थोड़ा लिमिटिंग फ्रिक्शन के साथ समझाऊंगा, जो सेकेंड पॉइंट है ना स्टैटिक फ्रिक्शन का, इसको समझाऊंगा जब मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन कराऊंगा अभी। अब नेक्स्ट उसमें करा दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। बट स्टैटिक फ्रिक्शन का आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करने का समझ में आना चाहिए। एफ एस इज स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है? static friction force is nothing but coefficient of static friction multiplied by mu s times n, नॉर्मल रिएक्शन, ये फॉर्मूला है। आपको mu s देंगे, नॉर्मल रिएक्शन में पता चलेगा, तो आप स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में एक बात याद रखिए कि ये वेरिएबल होता है, ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ एडजस्टिंग, खुद को एडजस्ट करने वाला, किसके अकॉर्डिंग? अपोजिट टू दी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग खुद को, खुद की वैल्यू को एडजस्ट करता है। बताइए सपना, फॉर्मूला क्लियर है स्टैटिक फ्रिक्शन का, क्यों सेल्फ एडजस्टिंग है, ये सब रीजन क्लियर है? जल्दी क्विकली बताओ मुझे, फिर आगे चलते हैं एरोमेटिक फ्रिक्शन पे।
स्लो चल रहा है नेटवर्क, इसीलिए मैसेज जाने में टाइम लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। बेसिकली मुझे यही समझाना था यहाँ पर तो आपको। तो देखो, मैं थोड़ा सा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बताता हूँ, तब तक आपका टाइम भी हो जाएगा ना। कि मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस बिफोर स्लाइडिंग बिगिंस। तो ये जो सेकंड पॉइंट था ना स्टैटिक फ्रिक्शन का, वही लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आसानी से समझ सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को आप लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देते हो। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या कर रहा है? लिमिट कर रहा है। किसको लिमिट कर रहा है? मोशन को, रिलेटिव मोशन को। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन को लिमिट कर रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिट्स दी relative motion between two objects. The maximum possible friction the maximum possible friction force between the two surfaces just before sliding begins. तो डेफिनेशन में ही itself उसका आंसर है कि maximum possible friction force। ठीक है, just before the sliding begins। स्लाइडिंग का मतलब क्या है? स्लाइडिंग का मतलब रिलेटिव मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है ग्राउंड के ऊपर या किसी दूसरे सरफेस के ऊपर, इसका मतलब वो रिलेटिव मोशन में है दोनों। ठीक है, तो जस्ट बिफोर स्लाइडिंग मतलब स्लाइडिंग शुरू होने से जस्ट पहले जो फ्रिक्शन की वैल्यू है तो वो मैक्सिमम होगी, जाहिर सी बात है। उसके बाद तो मोशन ही स्टार्ट हो रहा है, अपोज ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकते हो, जस्ट टू रिमेंबर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं थर्ड पॉइंट ऐड करूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is called as लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, जैसे अपन ने 10 न्यूटन निकाली थी ना, वैसे वो 10 न्यूटन आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। अगर देखो सेकंड पॉइंट में वही लिख रहा है, अगर इफ द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, अगर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी जा रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, डायग्राम भी देखते रहना। अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एरो दिखाया हुआ है, देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखा हुआ है ब्लॉक का, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की डायरेक्शन दिखाई हुई है, सब दिखाया हुआ है डायग्राम, साथ साथ देखते रहो। और डेफिनेशन पढ़ो। सेकंड पॉइंट, इफ द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स बाहर से आप अप्लाई कर रहे हो, वो एक्सीड करती है द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को। ठीक है, देन द स्लिपिंग या रिलेटिव मोशन स्टार्ट्स। जब बाहर से लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, दो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या भाई? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो लग रहा है जब दो ऑब्जेक्ट्स रुके हुए हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रुके हुए हैं, रेस्ट पर हैं। ठीक है, तो जब जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लगती है उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ रहे हो? तो उसके बाद अगर एक बार स्लिपिंग स्टार्ट हो गई, ये लिमिटिंग मोशन स्टार्ट हो गया, देन द नेचर ऑफ फ्रिक्शन चेंजेस टू काइनेटिक। ठीक है, अगर एक बार स्लिपिंग स्टार्ट है, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया, तो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं ना, तो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है उसको फिर काइनेटिक बोलेंगे। जब तक दोनों रुके हुए हैं तब तक स्टैटिक बोलते हैं, और जब स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू टच कर जाती है तब बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो डिफरेंस है तीनों के बीच का, ये याद रखना कि कौन सा स्टैटिक बोलते हैं, कौन सा लिमिटिंग बोलते हैं, कौन सा जो है काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो कोई इसमें डाउट है तो बताओ। लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर डेफिनेशन समझ में आ गई? लिमिटिंग फ्रिक्शन करता क्या है? करता यही है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स को स्लाइड, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन होने से रोकता है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन में रिलेटिव मोशन दोनों रोकते, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है उसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हो, कि ये लिमिट है भैया, ये लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की है मैक्सिमम लिमिट जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई हो सकता है। उसके बाद अगर एक्सटर्नल फोर्स और बढ़ी तो जो है स्टैटिक फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा और स्लिपिंग हो जाएगी, दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो फ्रिक्शन लगेगा उसे बोलते हैं काइनेटिक। जब दो बॉडीज ना मोशन में है, स्लाइड कर रहे हैं, ये जैसे आप वॉक करते हो, उस केस में जो फ्रिक्शन होता है उसे बोलते हैं काइनेटिक। लेकिन अभी के लिए कैसा कैसे बोलेंगे? लिमिटिंग। समझ रहे हो? तो ये एक डिफरेंस है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में और आपका स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच में।
ठीक है, बस ये याद रखना। टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया है आज के लिए, और कम लोगों ने ज्वाइन किया था इसलिए मैं आज कम ही करा रहा हूँ। आई होप कल से ज्यादातर बच्चे आए क्लास में, तो हम अच्छे से स्पीड पकड़ पाए। ठीक है, सो अपना कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, वरना क्लास लीव कर सकते हो। आज के लिए इतना ही।